तो आज हम संविधान के अंतर्गत भाग 1, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में चालू किया था, अनुच्छेद 1 का हमने डिटेलिंग प्रारंभ कर दिया था। उसी डिटेलिंग को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आज हम भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने हैं उसके डिटेलिंग को समझने जा रहे हैं। तो इसका हम प्रारंभ करेंगे इतिहास से। कहां से प्रारंभ करेंगे? इतिहास से, ठीक है। 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 1 के तहत किस प्रकार से बने, उसी को ही हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ उसमें डिस्कस किया था, आज उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अनुच्छेद 1 है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, देखिए मैं अभी जो मैप बना रहा हूं ये आज के हिसाब से, किस हिसाब से है? आज के हिसाब से। देखिए अगर आज के हिसाब से मैप हम देखते हैं तो ये हमारा देश है भारत, ये हमारा देश है भारत। ये है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। यहां पर अफगानिस्तान की जरूरत नहीं है। ये आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपका है आजाद कश्मीर। यहां पर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। ये आपका है नेपाल, यहां पर है भूटान। क्या है यहां पर? भूटान। ये आपका है भूटान, ठीक। यहां पर देखना है, ये आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर दिल्ली। यहां पर है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ये आपका है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ठीक। यहां पर है छत्तीसगढ़ राज्य, हमारा राज्य छत्तीसगढ़। ये आपका है छत्तीसगढ़। यहां पर है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। यहां पर है सिक्किम, ये आपका है सिक्किम। ये आपका है वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा। यहां पर है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। और ये आपका पकड़ना है बांग्लादेश। तो इस बांग्लादेश को तो लेके चलना पड़ेगा, तभी बंगाल रियासत, बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस को समझ पाएंगे। तो ये आज भी भारत, ये आज को मान के चलो ये भारत में है, ठीक। तो अगर हम भारत बोलते हैं, अविभाजित भारत, अनडिवाइडेड इंडिया, इट मींस इट विल बी इंक्लूडेड व्हाट? इंडिया प्लस पाकिस्तान। तो इंडिया प्लस पाकिस्तान, ये है पश्चिमी पाकिस्तान और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। आज है ये बांग्लादेश, ठीक। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है दीव, ये आपका है दमन, दादरा और ये है नगर हवेली। ये आपका है लक्षद्वीप। यहां पर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक। ये आपका है माहे, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, ठीक है ना। चलिए आज हम अनुच्छेद 1 भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 1 है संघ एवं उसका क्षेत्र। संघ एवं उसका क्षेत्र, फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, जिसमें अनुच्छेद 1 है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी
अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 2 है नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा। आर्टिकल 2 फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स बाय फॉरेन लैंड और लैंड एक्विजिशन। अनुच्छेद 3 है नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। आर्टिकल 3 द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट बाय इंडिजिनस लैंड और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। आर्टिकल 4 द प्रोसीजर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अनुच्छेद 1। क्या डिस्कस कर रहे हैं? अनुच्छेद 1। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में हमने काफी कुछ कल डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम ऑलरेडी कल से डिस्कस करना प्रारंभ कर चुके हैं। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दो। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसी का ही इतिहास देखने जा रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिकल इवेंट देखने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला बात है 12 मई 12th ऑफ मई 1946। 12th ऑफ मई 1946। 12th ऑफ मई, दिमाग में डेट को बैठाना है, एग्जाम में आएगा। 12th ऑफ मई 1946 पब्लिकेशन ऑफ व्हाइट पेपर। पब्लिकेशन ऑफ व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र। पब्लिकेशन ऑफ व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र का प्रकाशन। श्वेत पत्र का प्रकाशन किया गया। श्वेत पत्र का प्रकाशन किया गया। ध्यान दीजिए, इस समय भारत के वायसराय थे। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो यह समझते हैं कि श्वेत पत्र व्हाइट पेपर क्या होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाने से पहले उस कानून में हम क्या क्या बात इंक्लूड करने जा रहे हैं, ये कानून किस लिए है, इस कानून के क्या प्रावधान है, प्रोविजन है, ये बताने के लिए सबसे पहले व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी करती थी। तो इसी प्रकार से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा और एक नया मुल्क भारत को ही विभाजित करके बनाया जाएगा, पाकिस्तान। इस समय भारत में कुल 17 ब्रिटिश प्रांत, 17 ब्रिटिश प्रांत, 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। 565 देसी रियासतें थी। तो इसका मतलब यह है कि कुछ देसी रियासत भारत में आएगा, कुछ देसी रियासत पाकिस्तान में जाएगा। इसी प्रकार से कुछ ब्रिटिश प्रांत भारत में आएगा और कुछ ब्रिटिश प्रांत पाकिस्तान में जाएगा। तो किस प्रकार से विभाजन किया जाएगा, अर्थात कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाना पड़ेगा फ्यूचर में भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तो भारत को स्वतंत्र करने के लिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाएगा। इसी को बताने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया गया। आया समझ? श्वेत पत्र जारी किया गया। अब ये श्वेत पत्र किसके लिए जारी किया जा रहा है? तो ये श्वेत पत्र मुख्य रूप से समस्त भारतीयों के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये किया जा रहा है देसी रियासतों के लिए। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी। कितनी? 565। मैं ये देखता हूं कहां तक रख हो रहा है।
देखो, भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी। अगर मैं बात करता हूं प्रिंसली स्टेट्स की, किसकी? प्रिंसली स्टेट्स की, तो भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारत में कुल थे 565 प्रिंसली स्टेट्स। कितने? 565 प्रिंसली स्टेट्स। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तब इन 565 में से इंडिया के पास आते हैं, भारत में शामिल होते हैं कुल 552 प्रिंसली स्टेट और पाकिस्तान में जाते हैं कुल 13 प्रिंसली स्टेट। 13 बनेगा ना? है ना? दूसरा था भारत में ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस। क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस था। इस समय भारत में कुल 17 ब्रिटिश प्रोविंस था, जिसमें से 14 ब्रिटिश प्रोविंस इंडिया में शामिल होते हैं, जबकि 6 ब्रिटिश प्रोविंस शामिल होते हैं पाकिस्तान में। अब आप बोलोगे सर 3 ज्यादा हो गया, इसका मतलब है 3 ब्रिटिश प्रोविंस जो थे वो कॉमन थे इंडिया और पाकिस्तान में। एक है आपका पंजाब का आधा भाग चला जाएगा पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, वेस्ट पंजाब, और ईस्ट पंजाब कहां जाएगा? भारत में। बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस ये भी टूटेगा, इसका आधा भाग आएगा इंडिया में, आधा भाग जाएगा पाकिस्तान में। तो यहां पर वेस्ट बंगाल भारत में आता है, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चल जाता है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में चल जाता है, जो बाद में बनेगा बांग्लादेश। ऐसे असम का 99% हिस्सा भारत में आता है। 1% मोटा मोटी मान लो 102% वो कहां जाता है? ईस्ट पाकिस्तान में। सिलहट, यहां पर क्या है? सिलहट, यहां पर स्थित है सिलहट। क्या है? सिलहट। ये सिलहट कहां जाता है? ईस्ट पाकिस्तान में। अब एक बात बताओ, भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में विभक्त करना है, तो किस आधार पे किया जाएगा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार बनता है और वो है जनसंख्या। 1947 के पहले जो सबसे लास्ट जनगणना हुआ था वो हुआ था सेंसस 1941 में। कब हुआ था? सेंसस 1941 में, जनगणना 1941 में। अब सुनो, इसका मतलब यह है कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान को विभाजित करना है, तो हम ये देखेंगे कि ये अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इसको भारत में डाला जाए कि पाकिस्तान में डाला जाए, तो हम ये देखेंगे कि यहां की जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है कि मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा है। अगर हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है तो उसे भारत में डाला जाएगा, उस क्षेत्र को। अगर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है तो उसे पाकिस्तान में डाला जाएगा। आया समझ? तो हिंदू बहुल क्षेत्र, हिंदू मेजॉरिटी एरिया will be entered in India, included in India, while Muslim majority area will be included in Pakistan। ऐसा समझ? तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इंडिया तथा पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ है? मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान, हिंदू बहुल क्षेत्र कहां जाएगा? हिंदुस्तान। आया? अब ध्यान दो, यहां पर ये तो समझ में आया ना, इसको मैं आगे अभी डिटेल में बताऊंगा। ध्यान दो, यहां पर पकड़ना है 12 मई 1946 को श्वेत पत्र का प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन ऑफ द व्हाइट पेपर। इस समय भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड वेवेल। कौन रहते हैं? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के द्वारा पब्लिश किया जाता है श्वेत पत्र, और यह श्वेत पत्र मुख्य रूप से किसके लिए होता है? देसी रियासतों के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए। और इस समय भारत में कितने प्रिंसली स्टेट्स हैं? 565। तो 565 देसी रियासतों को यह बताया जाता है कि अभी तक आप ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश एम्परर के अधीनता में काम कर रहे थे। ब्रिटिश सम्राट का पद आपके ऊपर से समाप्त होगा और अब आप अर्थात देसी रियासत स्वतंत्र होंगे। समझ?
तो श्वेत पत्र का जो प्रकाशन किया गया लॉर्ड वेवेल के द्वारा, इसमें क्या लिखा हुआ था? 12 मई 1946 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा देशी रियासतों के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि देशी रियासतों के ऊपर से ब्रिटिश सम्राट का पद समाप्त होगा और देशी रियासत स्वतंत्र होंगे। On 12th of May 1946, the immediate Viceroy, Lord Wavell, published a white paper for 565 princely states, in which he declared the empire of British will be abolished, terminated, and all the princely states will be independent. आया समझ? तो यहां श्वेत पत्र से आपके दिमाग में, जहन में एक बात बैठ गया कि सर ये श्वेत पत्र किसके लिए था? देशी रियासतों के लिए। अब देशी रियासतों के ऊपर से ब्रिटिश सम्राट का पद समाप्त हो गया, तो ये क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अब ये अपना ओन डिसीजन ले सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इस श्वेत पत्र से ये भी बात बता दी गई कि भारत को क्या किया जाएगा? स्वतंत्र किया जाएगा और एक नया मुल्क बनेगा पाकिस्तान। आया समझ? अब यहां पर ध्यान देते हैं अगली घटना। अगली घटना है मई 1946, 20 Feb 1947। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। बहुत खतरनाक आदमी। कौन? विंस्टन चर्चिल। अगर ये विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता तो भैया स्वतंत्रता मिलना मुश्किल था। समझा? जैसे बोलते हैं ना जतरा बनना, यहां जतरा बन गया। कौन सा जतरा बन गया? स्वतंत्र होने का। आप जैसे कोई काम कर रहे हो, आया समझ? काम आप करो, आपके हाथ में है काम करना, आपके हाथ में है काम करना। फिर देखना आप मेहनत कर रहे हो, डट के मेहनत कर रहे हो, फिर इधर से आरक्षण बिल भी पास हो जाएगा और जो आरक्षण दे, एससी को दे, एसटी को दे, ओबीसी को दे, लेकिन वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आई, जतरा बन गया, आपके फेवर में हो गया माहौल और आप सिलेक्ट हो गए। आया समझ? आपके हाथ में है मेहनत करना। इसी प्रकार से भारतीयों के हाथ में था भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन करना, अपना पक्ष रखना। आया समझ? अब यही देखिए, क्लीमेंट एटली के पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जब भारत को स्वतंत्र किया जा रहा था ना 15 अगस्त 1947 को, उसके पहले विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो भारत के लोग हैं ये अयोग्य हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, ये भारत की सत्ता इनको दे दी जाएगी तो संभाल नहीं पाएंगे। ये तो अच्छा होता कि हम इनके ऊपर थे, शासन कर रहे थे, इनको गाइडलाइन कर रहे थे। ये स्टेटमेंट कौन दिया? विंस्टन चर्चिल। वो भारतीयों को अयोग्य मानता था। लेकिन देखिए 1945 में ब्रिटेन में होता है आम चुनाव। क्या होता है? आम चुनाव, जनरल इलेक्शन होता है। एक रूढ़िवादी पार्टी से रहते हैं विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी से रहते हैं क्लीमेंट एटली, और इस बार लेबर पार्टी जीती है और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बनता है? क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल निकल गए। इसलिए बोला ना, अगर विंस्टन चर्चिल रहते तो कहानी ऐसा बन नहीं पाता। ऐसा समझ? तो विंस्टन चर्चिल तो निकल गए। अब कौन है प्रधानमंत्री ब्रिटेन का? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली जैसे आया सत्ता पे, सीधा डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम भारत को स्वतंत्र
करेंगे। ये 1945 में जैसे बना था ना, जैसे बना था प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, वो तुरंत बोल दिया था भाई भारत को हम स्वतंत्र करेंगे, किसी को भी कब्जे में रखने का कोई मतलब नहीं है। आया समझ? तो 1947 में क्लीमेंट एटली ने स्टेटमेंट जारी किया कि जून 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। किसने बोला? क्लीमेंट एटली ने। अनाउंसमेंट ऑफ द क्लीमेंट एटली। अनाउंसमेंट ऑफ क्लीमेंट एटली। अनाउंसमेंट ऑफ द क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली की घोषणा, क्या कह लेंगे इसको? क्लीमेंट एटली की घोषणा। क्लीमेंट एटली की घोषणा। ध्यान दो, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। पेन नीचे रख, दिखना नहीं चाहिए, कॉपी छीन लिया जाएगा। बता, मोबाइल से फोटो नहीं खींचना है, हाँ एकदम बंद, कुछ नहीं करना है, नहीं तो मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा किसी यार, है ना? यहां ध्यान दे, जितना बोला हूं रिपीट नहीं करना है। हाँ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया, कि जून 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। इनकी घोषणा क्या थी? अनाउंसमेंट क्या था? इनका अनाउंसमेंट था जून 1948 के पहले, जून डेट याद रखना है, जून 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। जून 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। क्लीमेंट एटली announced India will be made independent on before June 1948। आया? कहानी आगे बढ़ाए। अब हमको क्लियर हो गया भाई, बड़ा आदमी बोल दिया है ना? तो अब तो क्रिस्टल क्लियर है। एक डेट भी मिल गया है 1948, जून 1948 के आसपास, उसके पहले भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अभी भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड वेवेल। कौन है? लॉर्ड वेवेल। ये लॉर्ड वेवेल, ये देख लो, 20 फरवरी 1947, कहीं ना कहीं ये लॉर्ड वेवेल जो रहता है 20 फरवरी के एक दिन बाद 21 फरवरी 1947 तक ही इसका कार्यकाल है। तो इसका कार्यकाल क्या हो रहा है? खत्म। कब खत्म हो रहा है? इसके एक दिन बाद 21 फरवरी 1947 को। तो अब लॉर्ड वेवेल तो जाएगा, ये जाएगा। कौन है यहां पर? क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली अपना आदमी भेजेगा कि जाओ यार, ये सारा लॉर्ड वेवेल कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी बात ये ईगो में रहता है। किसमें रहता है? ईगो में। ये अभी वहां पर शासन किया है तो किसी की बात सुनेगा नहीं। कैसे यार? अब जब स्वतंत्र कर रहे हो तो सब प्यार से करो, सब कुछ सुन के करो। कैसे यार? तो क्लीमेंट एटली अपना आदमी भेजता है ब्रिटेन से। अब वो रहता है कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब 21 फरवरी 1947 से भारत के नए वायसराय कौन रहेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। आया समझ? और यहां ध्यान रखना है कि 21 फरवरी 1947 से लेकर ये भारत को स्वतंत्र करने तक 15 अगस्त 1947 तक
भारत के अंतिम वायसराय, लास्ट वायसराय कौन रहेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ऐसा समझ, लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे। कहानी समझ आ रहा है? यस सर। ये इतिहास का भी आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा समझ। हाँ, तो अब दिमाग में आपने बैठ गया कि 21 फरवरी 1947 से ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि भारत के वायसराय कौन बन गए ऑन पेपर? लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये भारत आए। अब इनका मुख्य काम यही है भारत आने का कि भाई भारत को क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए, हंसते और खेलते। कैसे आए? हंसते खेलते भारत को स्वतंत्र किया जाए। तो भारत को स्वतंत्र करने का मुख्य जो तरीका था वो तरीका था जनसंख्या। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को कहां डालना है? पाकिस्तान। हिंदू मेजोरिटी एरिया को कहां डालना है? हिंदुस्तान। इस ढांचे से करना था। दूसरा था भौगोलिक क्षेत्र। क्या था? भौगोलिक क्षेत्र। ये तो शुरू से ही क्लियर था कि ये वाला जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है ये बनेगा पाकिस्तान। इसमें जो ब्रिटिश प्रोविंस था वो था, यहां पर देखो, एक था बलूचिस्तान। क्या था? बलूचिस्तान। यह है बलूचिस्तान, और यहां पर है बलूचिस्तान स्टेट। दो चीजें, बलूचिस्तान प्रिंसली स्टेट और यह है बलूचिस्तान ब्रिटिश प्रोविंस, दोनों था। आया? यहां पर है आपका, यहां पर आपका सिंध ब्रिटिश प्रोविंस। क्या था? सिंध ब्रिटिश प्रोविंस। और ये था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ब्रिटिश प्रोविंस। क्या था ये? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ब्रिटिश प्रोविंस। कितने हो गए? काउंट करो। बलूचिस्तान 1, सिंध 2 और ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ब्रिटिश प्रोविंस। ये 3 ही जाते हैं कहां? पाकिस्तान। अब बाकी यहां जितने भी रियासत है वो पूरे के पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। जैसे कि आप देखो, बलूचिस्तान का आधा भाग ब्रिटिश प्रोविंस था और आधा भाग देसी रियासत था। जैसे कि ये है बलूचिस्तान देसी रियासत, आया समझ। और यहां जितने भी देसी रियासत है वो सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो ये तो क्लियर था कि भैया ये क्या बनेगा? पाकिस्तान। अब 3 ब्रिटिश प्रोविंस, जिसमें से आधा था हिंदू बहुल क्षेत्र, आधा था मुस्लिम बहुल क्षेत्र। जैसे कि देखो, ये है पंजाब। पंजाब में ये वाला जो था वेस्ट पंजाब, ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। ईस्ट पंजाब हिंदू मेजोरिटी एरिया था। बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस में ये वाला जो भाग है जो आज का बांग्लादेश है, ये क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। और वेस्ट बंगाल क्या था? हिंदू मेजोरिटी एरिया। ये वाला देखेंगे असम, तो असम तो पूरा का पूरा हिंदू मेजोरिटी एरिया था, एक्सेप्ट असम का ये जो सिलहट है ना, पहले कहा था असम प्रोविंस में। कहा था ये? असम प्रोविंस में। तो सिलहट था एकमात्र जो क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। अब कहीं ना कहीं भारत के लेटेस्ट वायसराय बन चुके हैं कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये पूरी गणित को समझे और इन्होंने अपना एक अनाउंसमेंट कर दिया 3 जून 1947 को। देखो 21 फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। ये तो महीना खत्म ही है, 28 का तो महीना ही रहता है। तो मार्च, अप्रैल, मई, तो इन्होंने 2 महीना मेहनत किया। कब? मार्च और मई में। और 3 जून को इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया, इन्होंने अपना प्लान सामने रख दिया, आया समझ। और इन्हीं के प्लान के तहत भारत को स्वतंत्र किया जाएगा और एक नया मुल्क बनेगा पाकिस्तान। फट में आया? तो 2 महीने लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया। क्या बनाया? प्लान, जिसे कहा जाता है, हाँ, जिसे कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। बोल रहे थे क्या? 2 महीने में 3 जून, 21 फरवरी, 8 दिन का कोई ऐसी नहीं है। वो तो चाय नाश्ता खाते खाते खत्म हो जाता है। कैसे यार? मार्च, अप्रैल, मई। अच्छा हाँ, मार्च अप्रैल। अरे यार मेरे को महीना याद नहीं है, बताओ यार। मार्च, अप्रैल, मई, इनको अवार्ड दिया जाए। क्या दिया जाए? अवार्ड। हम जाएंगे लास्ट में तो इनको अवार्ड देंगे। क्या देंगे? अवार्ड। 3 महीने। तो लॉर्ड माउंटबेटन को 3 महीने मिले। कौन कौन सा? मार्च, अप्रैल, मई। और 3 जून को इन्होंने क्या कर दिया? अपने प्लान को प्रस्तुत कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। समझा? तो आगे देखते हैं, ध्यान दें। अभी पूरा पूछूंगा, खींचने की जरूरत नहीं है,
जो वीडियो है ना, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट। आप क्या माइंड डाइवर्ट होता है ना आप लोगों का, फिर चाय चाय करते हैं सो अलग, ऐसा चाय चाय नहीं करना है। बड़े हो यार, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं बे। इधर देखो, अगला देखना 3 जून 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया है। क्या बनाया है? प्लान बनाया है, उसी को ही प्रेजेंट किया जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रेजेंटेड। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रेजेंटेड ऑन 3rd of June 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई। लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई। आया समझ? अब समझिए, इस योजना के समझते हैं। इस समय भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय सचिव ये है वीपी मेनन। कौन है? वीपी मेनन। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो इंडियन सेक्रेटरी होते हैं, ब्रिटिश इंडियन सेक्रेटरी थे, वो कौन थे? वीपी मेनन। और ये अंतिम रहेंगे। यही बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के ही नेतृत्व में, इन्हीं की कार्यशैली में भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स जुड़ पाते हैं। वीपी मेनन, किसका नाम याद रखना है? वीपी मेनन। तो ध्यान में रखना है कि इस समय भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा। और इस समय इंडियन सेक्रेटरी, अभी तो ब्रिटिश इंडिया है, तो इंडियन सेक्रेटरी है, वीपी मेनन। दिमाग में नाम बैठा लो, वीपी मेनन, है ना? वीपी मेनन। अब ये समझते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है, क्या बात इसमें लिखी गई है। व्हाट आर द प्रोविजंस इन लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। तो इसका प्रोविजन समझते हैं। ध्यान दो, क्या क्या इसमें प्रावधान थे वो समझते हैं। 3 जून 1947 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया। द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय इमीडिएट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। There were 4 major provisions were published. First, भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का पहला प्रावधान था भारत एक स्वतंत्र देश होगा। पेन नीचे रखना है गुड़िया, तू बात को सीरियस नहीं ले रही है, कुछ नहीं ले रही है, रखना है नीचे, आदत चेंज कर। हाँ, सुनना है, खड़ा करके भी पूरा पूछूंगा। फर्स्ट प्रावधान था भारत एक स्वतंत्र देश होगा। ऐसा समझ। देखो मैं बिहारी हूं, बिहारी कल्चर क्या है समझाता हूं। आज जैसे एक जवान बच्चा है, मान लो 25-30 साल का, उसको उसका बाप डांट देगा, वो गुस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा। ऐसे कैसे डांट दिए यार, सारा इंजीनियरिंग किया हूं, उसके बाद MBA किया हुआ IIM हैदराबाद से, ऐसी की तैसी। मेरा बाप सिर्फ पापा मुझे भी नहीं बोलेगा गुस्सा में, मेरा बापू मेरे को डांट दिया, मेरा बापू डांट दिया, क्या समझता है यार। और देखो हम अभी भिलाई जाएंगे, डांट से ही स्वागत होता है। गाड़ी इधर क्यों लगाया है?
उधर लगा नहीं आया समझ, क्योंकि मेरे को गाड़ी का, मेरे को भिलाई जाता तो गाड़ी का बहुत टेंशन रहता है कहाँ लगा जाए। तो पहले जाते साथ स्वागत किससे होता है? डांट। मेरे पापा कभी नहीं पूछते कि कैसे हो बेटा, सब बढ़िया है, ऐसे नहीं पूछेंगे, सीधा क्या बोलेंगे, गाड़ी घर पे लगाया है, या किसी भी पास से डांट देंगे। अब कहाँ डांटते हैं? रोड में। कहाँ? रोड में। तो क्या मेरी इज्जत चली गई? अरे नहीं यार, हमारे पिता है। यही कोई बिहारी को छोड़ के कोई और रहेगा तो अपने बाप के ऊपर क्या होगा? गर्म हो जाएगा, अपने पापा जी के ऊपर गर्म हो जाएगा। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा डांट खाते ही दिन जाता है। सुना? तो तुम लोगों को डांटा नहीं जाएगा, मिस्टेक करोगे पकड़ के धुना जाएगा, है समझ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, बड़ा अगर डांटता है ना तो समझ जाना कि आपके अंदर सुधार हो रही है। अगर बड़ा आपको डांटना बंद कर दे तो सुधार की भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। कैसे यार? देखते हो ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से ठोकता है और अंदर से सहारा देता है। तो पिता नारियल की तरह होता है, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। तो ध्यान दीजिए, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। इस समय भारत के सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। नाम याद रखना है, बहुत काम आएगा अभी। इस प्लान के, इस योजना के 4 मुख्य प्रावधान थे। There were 4 provisions included in Lord Mountbatten plan. The first was India will be an independent country. भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पहला। सेकंड, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। पाकिस्तान विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। क्लियर हो गया कि भाई पाकिस्तान और इंडिया है, भारत स्वतंत्र होगा और पाकिस्तान एक नया मुल्क बनेगा। ये समझ आया? थर्ड, किसके लिए? देसी रियासतों के लिए। अब देसी रियासतों के लिए क्यों समझाता हूं। भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो भारत 2 वर्गों में बटा हुआ था। पहले वर्ग को कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत। दूसरे वर्ग को कहते हैं प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। समझते हैं? ब्रिटिश प्रांत का अर्थ है भारत का वह क्षेत्र जहां प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। आया? इस समय भारत में कुल 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। देसी रियासतों का अर्थ था ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां एक शासक वर्ग शासन करता था। वहां पर शासक, जैसे मान लो जोधपुर एक ब्रिटिश रियासत है। कौन सा? जोधपुर एक देसी रियासत है। जोधपुर एक क्या है? प्रिंसली स्टेट है। तो वहां के शासक थे हनवंत सिंह। कौन थे? हनवंत सिंह। ठीक, हनवंत सिंह। तो इसका मतलब है कि जोधपुर एक प्रिंसली स्टेट है, देसी रियासत है। तो वहां का शासन शासन मुख्य रूप से शासन कौन देखेगा? हनवंत सिंह। लेकिन प्रशासन ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती थी। मुख्य तौर से उसको जो रक्षा प्रोवाइड करती थी, जो सैनिक होते थे वो किसके होते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मतलब सुरक्षा कौन देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन वहां कामकाज कौन देखता था? शासक। कौन देखता था? शासक। तो देसी रियासत का अर्थ है कि जहां का कामकाज शासक देखेगा, किसानों से लगान टैक्स कौन लेगा? शासक लेगा, और उसमें से एक हिस्सा किसको देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यह था देसी रियासत। लेकिन ब्रिटिश प्रोविंस का अर्थ है कि जहां पर टैक्स डायरेक्टली कौन लेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तभी तो डीएम बनाते थे। आज जिसको डीएम कलेक्टर बोलते हो ना, कलेक्टर, उस समय वो कलेक्टर क्या करता था? पैसा कलेक्ट करता था, तभी इसका नाम हो गया कलेक्टर। मत सोचो कलेक्टर का अर्थ देख रहे हो क्या है? पैसा कलेक्ट करने वाला। तो आज भी राजस्व विभाग में प्रमुख जिले का कौन रहता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन रहता है? कलेक्टर। उसका आज भी काम है पैसा कलेक्ट करना। कैसे यार? ध्यान दो। तो यहां पर देखते हैं प्रोविजन। पहला प्रोविजन, भारत एक स्वतंत्र देश होगा। दूसरा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। अब ये 565 देसी रियासतों के लिए। तो मैं यहां पर आपको यही बता रहा था कि ये जो ब्रिटिश प्रांत है ये डायरेक्टली चला जाएगा इंडिया में या पाकिस्तान में, क्योंकि ये यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट निकल जाएगी तो ये खाली हो जाएगा, सीधा इंडिया को मिल जाएगा और पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन इनका क्या? 565 देसी रियासतों का।
क्योंकि यहां पर हर एक देशी रियासत में एक एक शासक बैठा हुआ है ना। उसको ब्रिटिश प्रोविंस क्या प्रोवाइड करता था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता था, रक्षा, उसका विदेशी मामला और संचार, है ना। और टैक्स लेता था, क्या लेता था, टैक्स लेता था। तो कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र नहीं थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे। तो इनके लिए थर्ड क्लॉज है। पहला क्लॉज, भारत एक स्वतंत्र देश होगा। दूसरा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। तीसरा, देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करे। आया। तीसरा क्लॉज था इस प्लान का, देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत में करे, भारत संघ में करे, या पाकिस्तान में करे, जैसे ये पाकिस्तान, या अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करे। The princely state will have the right to merge themselves either in Union of India or Pakistan, or they can announce themselves as an independent country. समझ आया? अब चौथा क्लॉज जो सबसे खतरनाक था, चौथा क्लॉज इसका था 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र किया जाएगा। ये साल जब यहां पर डेट दे चुके हैं क्लीमेंट इटली जून 1948, उसी समय करना भाई, इतना हौच पौच हो जाएगा कैसे। ये चल रहा है क्या, जून का महीना, जून, जुलाई और 15 अगस्त, मुश्किल से 45 दिन, 3 जून है, मतलब ये पूरा महीना मिल गया तो 30, 60, 70 दिन, लमसम कितना दिन मिल रहा है, 70 दिन। 70 दिन में भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। बताओ, जब जून 1948 का डेट मिला हुआ है तो उसी को कंटिन्यू कर रहा था कैसे यार। तो इसका चौथा क्लॉज था कि 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र किया जाएगा, मतलब भारत को स्वतंत्र किया जाएगा तथा एक नया देश बनेगा पाकिस्तान। ऑन 15th of August 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान will be made independent countries. This was the fourth provision of this plan. आया समझ? Yes, sir. याद हो गया प्लान में? Yes. चार बातें हाँ। बताओ। प्रावधान पहला कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा। प्रावधान दूसरा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र मुल्क होगा। तीसरा, देशी रियासत चाहे तो भारत में मिल सकती है या तो फिर पाकिस्तान में अपना विलय कर सकती है या तो खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। और चौथा, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होगा। पाकिस्तान विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बोलो चारों क्लॉज। भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, और तीसरा में है कि जो देशी रियासतें हैं, क्या देशी रियासतें को विलय, अपना विलय विलय भारत अपना में विलय अपना भारत को देगा। और चौथा है 15 अगस्त 1947 तीसरा क्या है? देशी रियासतें का विलय, देशी रियासत अपना विलय या तो भारत में करे या तो पाकिस्तान में करे या खुद को स्वतंत्र, हाँ, खुद को आजाद मतलब करते हैं, स्वतंत्र देश। देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करे। The princely state will have the right to merge themselves either in Pakistan or in India, or they can announce themselves as an independent country. आया। और ये चौथा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र किया जाएगा। मात्र कितना दिन मिल रहा है? 70 दिन। अब ये सारा देशी रियासतों को अपने में आप में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को लेते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए तो उनका नाम पड़ा है लौह पुरुष। क्या पड़ा है? लौह पुरुष, क्योंकि उन्होंने भारत को का एकीकरण किया, यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया। आया समझ? यस सर। तो बहुत बड़ा काम था। देखो दीदी सब पकाया फट से गिर जाओ।
अभी मान लो एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाए हाँ। कि 2 महीने बाद क्या है अनाउंस, क्या है तुम्हारा सीजी, कोई भी एग्जाम है, फट से गिर जाओगे और मेरी को कॉल करोगे, सर माँ की कसम ये नहीं हुआ वो नहीं। अरे मैं तो पढ़ा दिया हूं ना यार, तो मेरे को तो कॉल करना ही मत, मैं तो पढ़ा दिया हूं ना। जिस समय मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस समय वो टॉपिक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उसको 4 महीने के बाद क्यों पढ़ रहे हो? है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुम लोग क्या करते हो, आज करे सो काल कर, काल करो सो परसों, अब क्या करना है बरसों। आया? देखिएगा एक फ्रेशर को पढ़ाना बड़ा आसान रहता है, उसके दिमाग में आप डालो वो फॉलो करता है बात को, क्या करता है फॉलो करता है। अभी एक ऑनलाइन की लड़की का मेरे पास कॉल आया, सर मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ का आप मेरे को नोट्स दे पाएंगे क्या, पीडीएफ नोट्स? मेरे पास तो सब है यार भाई, मेरे पास नोट्स है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं अपना नोट्स बनाता हूं फिर उसको प्राप्त उसको पढ़ाता हूं। तो मैं बोला नहीं मैडम इसको प्रोवाइड नहीं करूंगा। अब वो टेंशन में मेरे को कॉल करी, सर प्रोवाइड कर देना। मतलब देखिए मैडम जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना उसको आप देख देख के नोट करते हो, जब आप नोट करते हो ना वो परफेक्ट नोट्स होता है। जब आप अपना स्वयं का नोट्स बना रहे हो, चाहे रिसोर्सेस कोई भी, 4 बुक आप देखे, किसी का वीडियो देखे और उसके बाद क्लास आप अटेंड किए ऑफलाइन, और उसके बाद जब आप अपना नोट्स बनाओगे आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। इसका पढ़ रहे हो, उसका पढ़ रहे हो, उसका पढ़ रहे हो, आप सिलेक्शन से दूर जाओगे। कहां जाओगे? दूर, क्योंकि आपको याद आने वाला नहीं। आप मेरे से कुछ भी पूछो ना तत्काल जवाब दिया जाएगा। मैं आपको वही जवाब नहीं दे पाऊंगा जो मैंने आज तक टच नहीं किया है। लेकिन अगर मेरे नोट्स में कोई बात लिखी गई है, मेरे द्वारा लिखा गया है, मैंने खुद लिखा है, वो मुझे याद रहेगा। मैं अगर आपको कोई बात नहीं बता पा रहा हूं मतलब वो बात मेरे जहन में आज तक आई नहीं थी। क्योंकि देखो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ऑफ इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और एनी अदर सब्जेक्ट। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, अपने आप को डे बाय डे अपडेट करते हैं। हमेशा परिवर्तन करना आवश्यक है। जिस दिन आप कहते हो कि आप महाज्ञानी हो, क्या हो? महाज्ञानी हो, मुझे अपडेशन की जरूरत नहीं है। 10 साल पहले जो मैंने पढ़ा था वही आज तक मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब आप कुछ नहीं पढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। आप अप टू डेट ही नहीं हो। समझ? इधर आओ, ये 4 क्रॉस याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। बस फिर से रिवाइज मार रहा हूं। मेरे शब्दों को बोलना है, अपने शब्द में नहीं बोलना है, एज इट इज। कैसे? तभी तो मेंस में लिख पाओगे। On 3rd of June 1947, the immediate Viceroy, Lord Mountbatten, announced a plan that was known as Lord Mountbatten Plan. During this time, the British Indian Secretary was V.P. Menon. The main provisions of this plan were: first one, India will be an independent country. Second one, Pakistan will be an independent country. Third one, the 565 princely states will have the right to merge themselves either in Union of India or Pakistan, or they can announce themselves as an independent country. And the fourth one was on 15th of August 1947, India and Pakistan both will be made independent country. डेट क्या आ गया? 15 अगस्त 1947। यही तो कितना दिन मिल रहा है? 70 दिन। ठीक, तो तुम लोग को आज से धैर्य बैठा लेना है कि आज नोटिस जारी करो तो परसों लेंगे एग्जाम, हम देने के लिए तैयार हैं। कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है कि नहीं? कोई विदेशी आक्रमण हो जाए तो हम उसको बोले रुको, प्रिपरेशन करना बाकी है।
रिवीजन करना बाकी है। तलवार तो चलाए थे लेकिन रिवीजन करना बाकी है। बताओ यार कैसे बनोगे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महारानी लक्ष्मी बाई, है कि नहीं यार? शिवाजी महाराज। तो ये 4 क्लॉज याद रखो, है ना? इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान दो 3 जून 1947 है। क्या है 3 जून 1947? जैसे देखो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनके दिमाग में तो आ गया है यार कि भैया 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्लान प्रस्तुत किया गया और भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। अब 565 देशी रियासतें हैं। इनमें से भौगोलिक दृष्टिकोण से जो भी देशी रियासत भारत में है उनको तो हम भारत में मिलाएंगे। तो उनसे हम क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और बोलते हैं यार हम लोग ना एक देशी रियासत बनाएंगे, देशी रियासतों का मंत्रालय बनाएंगे, रियासती मंत्रालय, जिसके मुखिया होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इंडियन सेक्रेटरी कौन थे? बीपी मेनन। वो बाद में जुड़ते हैं, वैसे वो बाद में जुड़ते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासत मंत्रालय का बनाया जाता है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। और उनका काम रहेगा कि भारत में जो 565 देशी रियासत है जो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत में आएंगे उनको भारत में जोड़ा जाए। ऐसा है, उनको भारत में जोड़ा जाए, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तो भाग जाएगी भारत को स्वतंत्र करके 15 अगस्त 1947 को। बाद में इनको जोड़ना बहुत टफ काम होगा। इनके रहते रहते जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इनके जाने के बाद जोड़ना टफ है। फटस में आया? जैसे देखते हो, मैं जब तक घर में रहता हूं तो मेरा बेटा मनमानी करता है, उसको पता है अभी मनमानी कर ले। अब बाद में जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूं तो अपनी मम्मी के सामने क्या होता है, एकदम डिसिप्लिन हो जाता है ना? वैसे कि अगर मान लो 15 अगस्त 1947 के पहले देशी रियासतों को नहीं जोड़ा गया, प्रिंसली स्टेट को नहीं जोड़ा गया, तो ये बाद में क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा इनको जोड़ना। तो पहले जोड़ लिया जाए, क्योंकि देशी रियासतों को अधिकार दिया गया था या तो अपना विलय भारत में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। आया तो उनको तो बेनिफिट मिल गया। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट वो तो यही चाहेंगे कि भैया हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र शासन, स्वतंत्र देश रहेंगे। मैक्सिमम लोग यही चाहेंगे। तो 3 जून के जस्ट 17 दिन बाद, 17, 18, 19 दिन बाद 22 जून 1947 को प्रिंसली स्टेट, मिनिस्ट्री बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देशी रियासत मंत्रालय बनाया जाता है, देशी रियासत मंत्रालय बनाया जाता है। 22 जून 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देशी रियासत मंत्रालय बनाया जाता है, प्रिंसली स्टेट मिनिस्ट्री या प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसका मुख्य काम यह होगा कि 565 देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाया जाए। आया? भारत संघ में मिलाया जाए वो देशी रियासत जो भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत में दिख रही है। आया? तो देखो ये तो क्लियर हो चुका है कि जैसे बलूचिस्तान 2 भाग में बटा है, बलूचिस्तान प्रिंसली स्टेट, बलूचिस्तान ब्रिटिश प्रोविंस। तो इसको तो हम नहीं अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता ही है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और भौगोलिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास में है, बलूचिस्तान ब्रिटिश प्रोविंस के पास में है। तो इसको तो हम ऑफर भी नहीं देंगे, बात भी नहीं करेंगे इससे, क्योंकि ये भाई ऐसी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाला है और दूसरा भौगोलिक दृष्टि से बलूचिस्तान ब्रिटिश प्रोविंस के पास में है, तो यही जुड़ेगा। तो इनसे चर्चा करना मतलब नहीं है, इनसे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, अरे भाई काम है, क्या काम है? तो पूरे देशी रियासतों को जोड़ना है। तो भारत में 565 देशी रियासतों का लिस्ट था उनके पास,
भौगोलिक दृष्टिकोण से इंडिया के मैप में दिख रहा है कौन सा प्रिंसली स्टेट कहां पर है। उन्होंने देखा कि इसमें से 552 देसी रियासत आएंगे कहां, इंडिया में। 565 में से 552 देसी रियासतों को हम लाएंगे कहां, इंडिया में। इंडिया में। फ्रेंड्स मैं क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के निकटतम है, बहुत सारे उसके अंदर ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर देसी रियासत मंत्रालय का प्रेसिडेंट कौन बनाते हैं, अध्यक्ष कौन बनता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके बनते हैं। यही तो किए पूरे देशी रियासतों को जोड़ने के कारण ही तो क्या कहते हैं, लौह पुरुष। ऐसा समझ। गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के नर्मदा नदी के बीचों बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल सागर परियोजना के जस्ट सामने नर्मदा नदी के बीचों बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसकी हाइट कितनी है, 153। हाइट कितनी है बताओ, कितनी हाइट है, 182 मीटर। कितना है, 182। इधर देखो, ये सब फिगर एकदम मुंह में रहना चाहिए, है ना, कभी पूछ देगा तो रिवीजन करके जाने की आवश्यकता ना पड़े। ध्यान दो, इसका टास्क तो समझ में आ गया। टास्क क्या है, इसका टास्क क्या है, 565 में से अभी तो हम 565 ही देखेंगे। यस सर। भाई 565 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय करना, 565 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय करना टास्क है। 565 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय करना आया। द टारगेट वॉज टू मर्ज 565 प्रिंसली स्टेट्स इन यूनियन ऑफ इंडिया। आया आया। और इसी का परिणाम होता है, इसी मेहनत का परिणाम होता है एज अ रिजल्ट कि भारत में इन 565 में से 552 प्रिंसली स्टेट आ जाएंगे कहां, भारत में। बाकी 13 हमें चाहिए भी नहीं, वो वैसे भी भौगोलिक दृष्टिकोण से कहां है, पाकिस्तान में। और जनसंख्या भी उसमें क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, उसको हमको चुनना भी नहीं है। ऐसा समझ। तो एज अ रिजल्ट आउट ऑफ 565 princely states, 552 princely states were merged in India। समझ आया? आया? ठीक। तो ये है देसी रियासत। डेट क्या याद रखना है, 22 जून 1947। अच्छा, इस देसी रियासत में प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस प्रिंसली स्टेट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वीपी मेनन। हाँ, सेक्रेटरी कौन बनते हैं, वीपी मेनन। बाद में मेनन को अपने साथ जोड़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्रालय का गठन हो जाता है। बुलाते हैं वीपी मेनन को, जो कौन है, इंडियन सेक्रेटरी, बुलाते हैं कि आओ बाबू। तो ये पहुंचते हैं कौन, वीपी मेनन। सुबह सुबह चाय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वीपी मेनन चाय की चुस्की लेते रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं वीपी मेनन को कि प्रिंसली स्टेट मिनिस्ट्री बनाया गया है और मैं उसका हेड हूं, प्रेसिडेंट हूं। काम है 565 देसी रियासतों का, प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय करना। तुमको मैं सेक्रेटरी बना रहा हूं इस विभाग का। तो वीपी मेनन बोलता है कि साहब, मैंने पूरा जीवन काम किया है कहां, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं, ऐसा आप मेरे ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि देखिए, आप बेसिकली हो तो इंडियन ना, तो इंडिया के बारे में ही सोचोगे। अब मुझे आप पे विश्वास है
कि आप बहुत अच्छा भूमिका निभाएंगे। बीबी मेनन भी बहुत खुश होते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके ऊपर भरोसा जताया। तो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीबी मेनन और बाद में लॉर्ड माउंटबेटन भी साथ देते हैं किसका? भारत के एकीकरण में। अब बीबी मेनन तो इस डिपार्टमेंट में जुड़ जाते हैं। अब बीबी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन बैठे रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन कुछ नहीं कर रहा है, वो प्लान को कर दिया है और गायब है, ऐसा समझ। बीबी मेनन जाके समझाता है लॉर्ड माउंटबेटन को कि देखिए महाराज, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा, पाकिस्तान एक नया मुल्क बनेगा और आप तो चल दोगे ब्रिटेन, लेकिन आपको इतिहास किस रूप में याद करेगी कि भाई एक लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम वायसराय था और भारत आया था, आपको इतिहास किस रूप में याद करेगी कि आपके समय में अच्छा प्रशासन नहीं हुआ, सही तरीके से विभाजन की कार्यप्रणाली नहीं अपनाई गई, दंगे फसाद हुए, कई बेगुनाह मारे गए, और जो आज आप भारत दोगे 565 देसी रियासत के साथ, वो पूरा भारत बटा हुआ है। यह समझ, पूरा भारत बटा हुआ है। जो ऐसा भारत आप दोगे तो आपको इतिहास अच्छे शब्दों में याद नहीं रखेगा। ये बात चुभ गई किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। अरे भाई तू तो यार सही बोल रहा है यार, मैं तो मस्त घूम रहा था इंडिया, मजे ले रहा था, लेकिन तू तो भाई एकदम सही बात बोल दिया। तो बीबी मेनन की बात चुभ जाती है, चुभ नहीं जाती मतलब लग जाती है दिल पे, ऐसा लग गया। जैसे कई बार होता है ना कि एक लड़का और लड़की अफेयर में है, और किस समय अफेयर में? प्रिपरेशन के दौरान। अरे साला तुम स्कूलिंग किए, कॉलेज किए, स्कूल में अलग अफेयर, कॉलेज में अलग अफेयर, सब जाएंगे। और बहुत सारे लोग काम किए, काम के दौरान अलग अफेयर, मतलब कई जनरेशन आप जी चुके हो। अब आए हो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी अफेयर। तो सीरियस कब होगे भी? नहीं समझ, सीरियस कब होगे? ये लॉर्ड माउंटबेटन को जब समझाया कौन? बीबी मेनन, तो उसके हृदय में चेतना जागृत हो गई कि भाई इतिहास मुझे अच्छे शब्दों में याद रखे, मुझे कुछ अच्छा काम करना है। वैसे ही जिस दिन तुम प्रिपरेशन में देखना, अपने आप से सोचना कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप प्रिपरेशन करते समय लंद और फंद काम कर रहे हो, मतलब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप कंपटीशन में हो ही नहीं। आप सिर्फ वो स्टूडेंट हो जो 3-4 लाख फॉर्म भरते हैं ना, उसमें से एक आप हो। 500 का फॉर्म भरे, अब तो फ्री हो गया है, अब तो क्या हो गया है? फ्री हो गया है। 10-10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, ऐसा तो आप समझ लो वही हो, आप प्रिपरेशन में बने ही नहीं हो। और जिस दिन दुनिया इधर की उधर, आपका सिर्फ ध्येय क्या है? पढ़ाई। टारगेट है भाई मेरे को कलेक्टर बनना है, मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है, टारगेट दिख रहा है। अर्जुन देख रहा है क्या? तोते का नेत्र। अगर ये हो गया तो आप प्रिपरेशन में लग जाओगे। मेरे को तो याद रहा है तोते का नेत्र, बड़ी सी मछली रहती, वो तो अलग कहानी है मैडम, मछली वाला अलग कहानी है। द्रोणाचार्य कहां से मछली लाएंगे मैडम? वो सीखते रहते हैं जब सीखते रहते हैं ना। कहानी समझ में आया? भूल जाओ सब, अब क्या करना है? पढ़ाई। उसके बाद तो बेरोजगार घूमना है, नहीं सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद करते रहे ना, और रोजगार ले लो तो भी लाइफ अलग होगी। 4 इधर लड़की 4 इधर लड़की, ऐसे लेके घूमना, कैसे यार? चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, पूरा सीक्वेंस याद रखना है, पूछूंगा। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? 22 जून 1947 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या। लॉर्ड माउंटबेटन अब भारत और पाकिस्तान के बीच खींचना चाहेंगे सीमा रेखा।
तो लंदन से मिस्त्री बुलाते हैं, ये नहीं कि भारत के मिस्त्री को ले ले। कैसे यार, Red घर बनाना है, मान लो घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप लोग बाहर से मिस्त्री मंगा दें। अरे यहीं के लोगों को रोजगार दो, कैसे यार, यहाँ का आदमी अच्छा काम कर पाएगा। कैसे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन लंदन से बुलाता है रेड क्लिफ को, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ को बुलाता है कि आओ बाबू, और तुम भारत और पाकिस्तान के बीच खींचो सीमा रेखा। समझ, वो साला इंडिया रहता ही नहीं है, अचानक से आ रहा है और उसको महज 1 महीने का टाइम मिलता है। कितने महीने का? 1 महीने का। अरे ये थोड़ी कि कोई पटवारी है भूमि का सीमांकन कर दिया है, आरआई है भूमि का सीमांकन कर दिया। ये तो कौन है, इसको तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा खींचना है, डिमार्केशन लाइन खींचना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब ये आया बाबू कौन? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ को काम दिया जाता है 8 जुलाई, कब? 8 जुलाई 1947 को। 8 जुलाई 1947 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा रेड क्लिफ आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रेड क्लिफ आयोग, रेड क्लिफ कमीशन बनाया जाता है। रेड क्लिफ आयोग, रेड क्लिफ आयोग बनाया जाता है। 8 जुलाई 1947 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सर क्लिफ जॉन सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ की अध्यक्षता में रेड क्लिफ आयोग बनाया जाता है। मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? खुद रेड क्लिफ। और इनको काम दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या खींचना है? सीमा रेखा। समझ आया? कब बिना बना यह कमीशन? 8 जुलाई 1947। दिमाग बढ़ाओ। 8 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, डिमार्केशन लाइन खींचने के लिए सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ की अध्यक्षता में रेड क्लिफ आयोग का गठन किया जाता है। आया? ऑन 8 जुलाई 1947 रेड क्लिफ कमीशन वॉज established by immediate viceroy Lord Mountbatten, and the president will be appointed of this commission was Cyril Radcliffe। बड़ा दिमाग में। तो इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। जॉन अब्राहम नहीं, जॉन रेडक्लिफ। आया? अब सुनो, इनको काम क्या दिया गया है? इनको काम दिया गया, टास्क क्या दिया गया है? रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचना, डिमार्केशन लाइन, डिमार्केशन लाइन ड्रॉ करना है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आया समझ? ये इनका काम है। अब ये बोले महाराज आज ही तो आया हूं यार लंदन से, तो ये भी सोचा होगा कि साला मेरे को सुस्ताने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। लॉर्ड माउंटबेटन बुलाया कि आओ बाबू हमारे ऑफिस, और ये नहाया धोया नहीं था रेड क्लिफ। थोड़ा कोई भी दूसरे देश से आ रहा है, थोड़ा नहाया धो के तैयार होगा, रेडी होगा, इसको सीधा बुला लिया। कहाँ हो बेटा? दिल्ली। गया दौड़ते हुए दिल्ली 8 जुलाई 1947 को।
तुरंत वो काम दे दिए कि तुम्हारा काम है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचना। ये भी आपको कहा गया, अरे बाप रे, इतना बड़ा भारत और इसके बीच में खींचना है सीमा रेखा। अब इसके सामने दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, यहां पर पंजाब के बीच में ऐसे सीमा रेखा खींचना, मुख्य रूप से इस तरफ, दूसरा यहां पर सीमा रेखा खींचना। तो दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से दो अलग अलग है। तो क्या किया सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, इसने अच्छा काम यह किया कि अपने अंदर दो कमीशन बना लिया। कितना कमीशन? दो कमीशन। तो इसने अपने अंदर, इस कमीशन के अंदर दो कमीशन बन जाता है। एक फोकस करेगा किस तरफ? पंजाब पर। एक फोकस करेगा किसकी तरफ? पंजाब पे फोकस करेगा। और दूसरा किस तरफ फोकस करेगा? ईस्ट इंडिया के साइड में। तो यहां पर फोकस करना है किसके ऊपर? बंगाल प्लस असम, इस पे फोकस करना है। इस कमीशन का नाम रखा गया, जो पंजाब के साइड में बाउंड्री बनाएगा, इस कमीशन का नाम रखा गया पंजाब बाउंड्री कमीशन। और इस कमीशन का नाम रखा गया, असम को ध्यान में, असम तो बाय डिफॉल्ट था ही, इसका नाम सिर्फ क्या रखा गया? बंगाल बाउंड्री कमीशन। बंगाल बाउंड्री कमीशन। लेकिन यहां पर सिर्फ बंगाल नहीं है ना, बंगाल है और असम है। और इनको लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा रेडक्लिफ को बोला गया, ऐसा इनपुट दिया गया, दो चीज। एक दे दिया गया इंडिया का मैप, रखो बेटा इसको, और दूसरा दे दिया गया 1939 का जनसंख्या, 1941 का जनगणना जो किया गया था, जनसंख्या दे दिया गया। क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर। तो यहां पर ऐसा इनपुट रेडक्लिफ को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या क्या दिया? खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सोर्स दिया गया, 1940 रिसोर्सेज दिया गया, जो एज अ रिसोर्स दिया गया, क्या दिया गया? पहला इंडिया में सेंसस 1941। ये स्पेलिंग गलत है? सी आएगा ना यहां? सी और इधर ऐसा आएगा, ये सेंसस 1941 दिया गया। इतने देरी में आपके बात में दिमाग में तो बैठ ही चुका है। क्या बैठ चुका है? कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो पाकिस्तान में जाएगा, हिंदू मेजॉरिटी एरिया भारत में आएगा। और रेडक्लिफ को एक दिया गया है क्या? जनगणना के साथ साथ में इंडिया का मैप। अब भाई कब तू खींच डिमार्केशन लाइन, सीमांकन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। अब इसके सामने प्रश्न था, इधर भी खींचना है, इधर भी बाउंड्री खींचना है। आया समझ? यही प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रेडक्लिफ ने अपने अंदर दो कमीशन बना लिया। और दोनों के अध्यक्ष कौन रहेंगे? रेडक्लिफ। दोनों के अध्यक्ष कौन रहेंगे? बाय डिफॉल्ट रेडक्लिफ। पंजाब के साइड में जो बाउंड्री बनेगा उसका नाम होगा, उस कमीशन का नाम होगा पंजाब सीमा आयोग, पंजाब बाउंड्री कमीशन। बंगाल बाउंड्री कमीशन, बंगाल सीमा आयोग। इससे क्या रहेगा? बंगाल और असम के बीच, बंगाल और असम के हिसाब उसको देखकर सीमा रेखा खींचना भारत और पाकिस्तान के बीच। आया? इसमें टोटल कितने सदस्य रखे गए? इसमें टोटल रखे गए हैं, इसको मिटा दूं, देखो इसमें रखे गए टोटल 4 सदस्य, और इसमें भी रखे गए टोटल 4 सदस्य। 4 सदस्य दोनों में रखे गए। आया? 4 सदस्य इधर, 4 सदस्य इधर। 4 में से 2 सदस्य, ये 2 सदस्य थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और ये 2 सदस्य थे मुस्लिम लीग से। कहां से थे? मुस्लिम लीग से। ये 4 में से भी 2 सदस्य कहां से थे? कांग्रेस से। और 2 सदस्य कहां से थे? मुस्लिम लीग से। ये काम तो बहुत अच्छा किए कि भाई दोनों का 2-2 आदमी रख दो, ये ज्यादा अच्छे से इसका विभाजन कर पाएंगे। लेकिन ये बायस्ड कभी भी नहीं हो सकते। कारण है क्योंकि इनको फॉर्मूला दे दिया गया है कि मेजॉरिटी के हिसाब से ही क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कोई डिबेट है ही नहीं,
कोई झगड़ा होगा ही नहीं, है कि नहीं यार? जब एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जाएगा पाकिस्तान, हिंदू मेजोरिटी एरिया आएगा भारत, ये फंडा समझ आया? एज ए इनपुट क्या दिया गया है? सेंसस। क्या दिया गया है? सेंसस 1941। और क्या दिया गया था? इंडिया का ओल्ड मैप, इंडिया का ओल्ड मैप। ये समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंच चुके हैं हम लोग? 8 जुलाई 1947। अब ये अपना काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रेड क्लिफ अपना काम कर रहे हैं। थक गए मैडम? थक गए? थकना ही तो नहीं है। मैं आपको सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पढ़ा सकता हूं, है कि नहीं? इतना पढ़ना भी है, इतना पढ़ाना भी है, क्योंकि ये कोई आम एग्जाम नहीं है। यूपीएससी का ये एग्जाम होता है ना, ये भारत का सबसे सर्वोपरि एग्जाम होता है, टॉप प्रायोरिटी का। कोई भी स्टेट पीएससी दो या यूपीएससी दो, इसमें जो बंदा ये सोचता है कि मुझे यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करना है, वो भीड़ से उसी दिन अलग हो जाता है। ये वही सोच सकता है जिसमें कोई बात है, ऐसा समझ। तो आप में कोई बात है, ये करेक्ट बात। अब यहां आते हैं तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बना है रेडक्लिफ कमीशन, रेडक्लिफ आयोग। ध्यान में रखना है 3 बात। बात नंबर 1, 8 जुलाई 1947 को क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ रेडक्लिफ कमीशन। ये पहला बात है। तो इस दिन से एक काम में भिड़ गए और अपने अंदर 2 नए कमीशन बना लिए, पंजाब बाउंड्री कमीशन, बंगाल बाउंड्री कमीशन। दोनों में 4-4 सदस्य रख दिए, खुद को मिलाकर 5 सदस्य, 2 मुस्लिम लीग से, 2 कांग्रेस से। ये समझ आया? और इनके पास इनपुट है सेंसस 1941 और ओल्ड मैप ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये करना है। दूसरा याद रखना है, 1 महीने का टाइम मिला है, क्योंकि इसको टारगेट कितना है? 15 अगस्त 1947। भाई इनको 15 अगस्त 1947 के पहले कैसे भी डिमार्केशन लाइन दिखाना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और ये पूरे जज्बे के साथ काम करते हैं रेडक्लिफ, ऐसा समझ। और पूरे जज्बे के साथ काम करते हुए 12 अगस्त 1947, महज 1 महीने में, 12 अगस्त 1947, महज 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच डिमार्केशन लाइन दिखा देते हैं। तो ये अपनी रिपोर्ट सौंप दिए 12 अगस्त 1947। इसका मतलब यह है कि 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिमार्केशन लाइन बनाए थे रेडक्लिफ आयोग ने, वो इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को सौंप दिया। फटे से आया? और इसी के 3 दिन बाद भारत क्या, इसी के 3 दिन बाद क्या होता है? भारत स्वतंत्र होता है। लेकिन इस डिमार्केशन लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है, सीमांकन लाइन, ये लागू किया नहीं जाता है। ये लागू होता है 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को डिमार्केशन लाइन केम इनटू फोर्स। ऐसा द डिमार्केशन लाइन which was drawn in between India and Pakistan, which was come into force on 17th of August 1947, भारत स्वतंत्र होने के 2 दिन बाद। लेकिन ये रिपोर्ट कब दे दिया था इन्होंने? 12 अगस्त को। तो ये तो लागू करना ही था, तो वो कभी कभी करे, स्वतंत्र होने के पहले करे या बाद करे, दोनों देश इसको मानने के लिए बाध्य है। ऐसा समझ, ठीक? ये 3 डेट याद रखना है। On 8th of July 1947, the immediate viceroy Lord
Mountbatten announced Radcliffe Commission, which was presided by Sir Cyril John Radcliffe. The task which was given to Sir Cyril John Radcliffe was draw a demarcation line in between India and Pakistan. और 1 महीने में कर दिया. कितने महीने में? 1 महीने में. On 12th of August 1947, Radcliffe gave the report to Lord Mountbatten. बनेगा. उसके बाद देखना 17 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचा गया उसको लागू कर दिया गया. आया. और बाद में इसी डिमार्केशन लाइन का नाम पड़ जाता है, इसी डिमार्केशन लाइन जो किसके बीच खींचा गया है? इंडिया एंड पाकिस्तान. इसका नाम पड़ जाता है रेडक्लिफ के नाम पर. क्या पड़ता है? रेडक्लिफ लाइन. तो ये बनता है रेडक्लिफ लाइन. रेड वाला रखा हूं. ये बनता है रेडक्लिफ लाइन. ये बनता है रेडक्लिफ लाइन. आया समझ? ये पहला रेडक्लिफ लाइन. समझ? हालांकि देखा जाए तो ये रेडक्लिफ लाइन को देखोगे तो यहां पर भी कुछ रियासतें हैं. यहां पर भी कुछ रियासतें हैं. जब तक वो स्वतंत्र है तो उनका भी अपना बॉर्डर है खुद का. आया ना? वो इंडिया में काउंट होगा ना वो पाकिस्तान में. फ्रेंड्स में. और एक रेडक्लिफ लाइन यहां पर जो है ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश. ये समझ आया? तो ये लाइन कराता है रेडक्लिफ लाइन. कहानी को आगे बढ़ाएं. हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? 8 जुलाई. बाकी इसमें क्या क्या काम किस डेट पे हुआ मैंने एक साथ बता दिया, लेकिन अभी हम कहां पहुंचे हैं? 8 जुलाई. और ऐसा ऐसा काम होगा, ये 3 डेट आपको याद रखना है. चलिए आगे बढ़ते कहानी को. आप ध्यान देना. एक तरफ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 565 देसी रियासतों को 565 प्रिंसली स्टेट्स को, हाँ थोड़ा सा और ले लो. हाँ बस, नहीं तो ये ना वीडियो खराब हो जाएगा, है ना? ठीक है. थोड़ा सा मतलब 1 घंटा मात्र. खड़े हैं? मैं भी गलत समय पे आ गया. ठीक है. कहां तक पहुंचे? रेडक्लिफ ना. ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे. तो चलो फिर इस लेक्चर को कल कंटिन्यू कर लेते हैं. कब कंटिन्यू कर लेते हैं? कल. चलो. जय हिंद, जय भारत.